स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो किया है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा मूवमेंट था, अलग अलग जो मूवमेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था। इन सभी मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर जो किस अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में। यानी जो हमारा टॉपिक का नाम जैसा कि बता रहा है, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी मूवमेंट के अंदर, यानी जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, इसके अंदर लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उनका क्या रोल था और वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to call of Swaraj, but the term meant different things to different people. तो देखिए, जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो शुरुआत हुआ था जनवरी 1921 में। अलग अलग सोशल ग्रुप्स आकर जुड़े थे इस मूवमेंट से, लेकिन उन सभी ग्रुप्स का इस मूवमेंट से जुड़ने का अपना एक स्पेसिफिक रीज़न था। सभी लोग स्वराज के टर्म से या फिर स्वराज के कॉल से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन ये जो टर्म था स्वराज, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रखता था, और इन्हीं चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2.1, जिसका नाम है द मूवमेंट इन द टाउन, यानी शहरों में जो मूवमेंट था उसका क्या हालत है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड एंड द लॉयर्स gave up their legal practices. The council elections were boycotted in the most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. तो देखिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं शहरों में मूवमेंट कैसे चला था। तो देखिए, जो शहरों में मूवमेंट हुआ था, ये शुरुआत हुआ था मिडिल क्लास के इन्वॉल्वमेंट के साथ। हजारों की संख्या में स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स और हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया, जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए, काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया गया। लेकिन एक जगह पर काउंसिल इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और वो था मद्रास, जहाँ पर एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, यानी नीची जाति के लोगों की पार्टी थी। उन लोगों का ऐसा कहना था कि हम काउंसिल में आकर या फिर काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके वैसे पावर तक पहुंचना चाहते हैं जो कि पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के पास थी, और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर लोगों ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। बाकी सभी जगहों पर जो लोग थे वो इस मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया, और जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट हुए थे। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज bonfire. The import of the foreign cloth have between 1921 and 1922. Its value dropped from 102 crore to Rs 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade as the boycott movement spread, and people began discarding imported clothes, wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. तो देखिए, जो इकोनॉमिक फ्रंट था, यानी जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड था, इस पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रभाव था वो और भी ज़्यादा गहरा था, या फिर और भी ज़्यादा हम ड्रामेटिक कह सकते हैं। तो इसका रीज़न ये था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। इसके बाद जो लीकर शॉप्स थे, इनको पिकेट किया जा रहा था। पिकेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है। पिकेट अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू द शॉप, यानी कि पिकेट अगर आप किसी भी शॉप को कर दे तो वहाँ पर आप लोगों को जाने से रोकते हैं। और इसके अलावा फॉरेन क्लॉथ जो थे उनको बर्न किया जा रहा था, उनको त्याग दिया गया था, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट था वो 1921 में 102 करोड़ था, वो 1922 में ही गिरकर 57 करोड़ हो गया। बहुत सारे जगहों पर जो मर्चेंट्स थे, यानी जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करते थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स
को लेकर ट्रेड करना या फिर फॉरेन ट्रेड करना उन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया या फिर उन्होंने मना कर दिया। और जैसे जैसे ये जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ और लोगों ने इम्पोर्टेंट क्लोथ्स को एक तरीके से डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया और इंडियन प्रोडक्ट्स को पहनना ही शुरू कर दिया। इस वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स था और हैंडलूम्स था उनका जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इंडिया के जो इस तरीके के जॉब करने वाले लोग थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन अ मास प्रोड्यूस्ड milk cloth and poor people could not afford to buy it. Then how could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government school and lawyers joining back to in the government courts. तो देखिए ये जो मूवमेंट था ये शहरों में धीरे धीरे जाकर स्लो होने लगा। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न बहुत सारे थे। सबसे पहला जो क्लॉथ के मामले में अगर हम बात करें तो खादी क्लॉथ जो था वो जो हमारा मिल का क्लॉथ था, विदेशी कपड़ा था, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा था और इस वजह से जो पुअर पीपल था वो खादी क्लॉथ एक तरीके से खरीद नहीं सकता था या वो अफोर्ड नहीं कर सकता था खरीदना और इस वजह से वो ज़्यादा दिनों तक मिल क्लॉथ को बाइकआउट नहीं कर सकता था और ज़्यादा दिनों तक वो खादी कपड़ा पहन नहीं सकता था। इसी तरीके से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि स्कूल, कॉलेज या फिर कोर्ट्स, इसमें जो जिन लोगों ने रिजिग्नेशन दिया था या फिर जिन लोगों ने इन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा था तो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए बात ये था कि वो लोग छोड़ दें हमेशा के लिए। लेकिन बात ये था कि जिन लोगों ने छोड़ दिया था, स्कूल मान लीजिए स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, तो उनके पढ़ने के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए और कोई अल्टरनेट सिस्टम था ही नहीं। क्या कहते हैं, जो वकील थे वो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया तो आखिर वो अब जाएंगे कहाँ? तो इस वजह से इसका कोई अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया नहीं गया था। अगर वो रहता तो ये चीज़ जो है ये एक तरीके से सक्सेसफुल रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो लोग थे वो वापस अपने जगहों पर जाने लगे। जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में वापस चले गए, लॉयर जो है वो गवर्नमेंट कोर्ट्स में चले गए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि उस सिस्टम को छोड़कर वो कोई दूसरे सिस्टम में जाकर काम कर सकें और अपना विरोध कर सकें। वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.2, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी गाँवों में जो हमारे दूर दराज के इलाके थे वहाँ पर किस तरीके से विरोध हुआ या फिर विद्रोह हुआ। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the year after the war. तो देखिए शहरों से होकर ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये अब गाँवों तक पहुंच चुका था और इसने बहुत सारे स्ट्रगल्स को जन्म दिया। पेजेंट्स और जो ट्राइबल थे जो कि जो वार का ईयर था उसके बाद मूवमेंट्स को इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला। इन अवध पेजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबर। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. अवध में ये जो पेजेंट्स थे, किसान थे, इनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी थे जो कि पहले फिजी में जा चुके थे एज अ इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में। तो देखिए इंडेंचर्ड लेबरर क्या होता है, तो इसमें देखिए जो किसान होता है लेबर जो होता है उसके साथ एक तरीके का बॉन्ड किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके का क्या कहते हैं उस अनुबंध किया जाता है और उस अनुबंध के तहत उसे काम करने के लिए ले जाया जाता है और हिंदी में इसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, इंडेंचर्ड लेबरर को। और इसका शायद मीनिंग नीचे आपको दिया गया होगा, यहाँ पर नहीं शायद दिया गया है। यही कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबर के रूप में उन्होंने काम किया था
और यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ था अवध में, ये मूवमेंट हुआ था ताल्लुकदार लोगों के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो कि ज़्यादा एक तरीके से लगान वसूल कर रहे थे किसान लोगों से, और उन्हें बहुत तरीके की परेशानी भी एक तरीके से हो रही थी इस चीज़ की वजह से। पेजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। तो देखिए पेजेंट जो थे उन्हें बेगार करने के लिए एक तरीके से फोर्स किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर, और उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। तो देखिए बेगार का मीनिंग क्या होता है? बेगार का मीनिंग होता है लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी बिना पैसों के काम करने के लिए मजबूर करना, इसी को हम बेगार कहते हैं। As tenants, they had no security of tenure being regularly affected, so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai Dhobi bunds were organized by panchayat to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. तो देखिए जैसे कि जो काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, उनको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं था उनके टर्म के ऊपर। फॉर एग्जांपल वो किसी के खेत में काम कर रहे हैं, किसी ज़मींदार के खेत में काम कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ समय के बाद वहाँ से हटा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उनसे ज़मीन छीन लिया जाता था। उसका रीज़न ये था कि जो ज़मींदार थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसान का कोई परमानेंट उस पर राइट बने उस ज़मीन के ऊपर। और इसके बाद ये जो पेजेंट मूवमेंट था ये डिमांड कर रहा था कि जो रेवेन्यू है उसका कलेक्शन है, टैक्स है, उसका एक तरीके से टैक्स को कम किया जाए, बेगार जो सिस्टम है उसको एबॉलिश किया जाए, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। बहुत सारे जगहों पर नाई धोबी बंद भी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाई होते हैं या फिर धोबी होते हैं जो कि काम करते हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया ज़मींदार लोगों के लिए या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए। और इसके बाद इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो देखिए जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा करना शुरू किया, अवध के गांवों का दौरा करना शुरू किया, और वहां पर उन्होंने विलेजर्स से बात की, उनके जो तकलीफें हैं उनको समझने की कोशिश की। और अक्टूबर आते आते तक एक अवध किसान सभा की स्थापना की गई, जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, और इसके अलावा कुछ और लोग। कुछ महीनों के अंदर ही करीब 300 ब्रांचेस इस सभा के बन गए, इस जो कमेटी थी इसकी बन गई, और दूसरे गाँव में भी इसके ब्रांचेस बन गए। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लागू हुआ अगले साल में, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसका ये मानना था, या फिर वो चाहती थी कि इस पूरे मूवमेंट को एक तरीके से शामिल किया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही, यानी जो किसानों का मूवमेंट था उसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ही लाया जाए। द पेजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। As the movement spread in 1921, the houses of talukdar and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। तो देखिए जो पेजेंट मूवमेंट था उसको कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो अपने साथ शामिल करे, लेकिन ये एक ऐसे फॉर्म में डेवलप हो चुका था जिसके साथ कांग्रेस लीडरशिप या फिर कांग्रेस पार्टी खुश नहीं थी। तो जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, मूवमेंट फैला 1921 में, तो जो ताल्लुकदार लोग थे या फिर जो मर्चेंट्स थे उनके घरों को अटैक किया जाने लगा, बाजार्स को लूटा जाने लगा। जो एक तरीके से ग्रेन होर्ड्स थे, यानी कि जहाँ पर अनाज क्या कहते हैं हम उसे, गोदाम जहाँ पर अनाजों को बहुत बड़ी संख्या में रखा जाता है उसको कंट्रोल किया जाने लगा। बहुत सारे जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे वो किसानों से कह रहे थे कि गांधी जी ने कह दिया है कि अब किसी को टैक्स नहीं देना है, किसी को
कुछ पैसा नहीं देना है और जितनी भी ज़मीन है वो लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, गरीब लोगों में। और महात्मा गांधी का नाम इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा था जो कि जो लोकल लीडर्स थे वो पूरा करना चाहते थे या फिर करना चाहते थे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in a yet another way. In the Gudam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as in the other forest region, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood or fruits. तो देखिए, जो ट्राइबल पेजेंट्स थे यानी जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को अलग तरीके से, एक तरीके से इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, जो गुदेम हिल्स था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट एक तरीके से स्प्रेड हो गया, फैल गया, जिसके साथ तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक तरीके से खुश नहीं थी या फिर वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी उस तरीके की चीज़ों को। और जैसा कि दूसरे फॉरेस्ट रीजन में हुआ था, इस रीजन में भी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने फॉरेस्ट एरियाज़ को एक तरीके से क्लोज कर दिया था। वहाँ पर किसी को भी जाने का परमिशन नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जा नहीं सकता था, अपने कैटल को वहाँ पर चरा नहीं सकता था या फिर वहाँ से फुल फ्यूल वुड या फिर फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकता था। This enraged the hill people. Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional right was being denied. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. तो देखिए, तो ये जो चीज़ हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी लोगों को उन जगहों पर जाने से रोक दिया, यानी क्या कहते हैं, जंगलों में जाने से रोक दिया, तो इस वजह से उन किसानों का एक तरीके से लाइवलीहुड प्रभावित हुआ था, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई थी। और सिर्फ यही नहीं हुआ, लोगों को लगने लगा कि उनका जो ट्रेडिशनल राइट है वो भी उनसे छीना जा रहा है। और जब गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने उन्हें बेगार करने के लिए मजबूर किया, यानी बिना किसी पेमेंट के रोड बिल्डिंग का काम करने के लिए मजबूर किया, तो वहाँ पर जो हिल पीपल थे, उस इलाके में रहने वाले लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और इसके बाद एक पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर था जो कि सामने उन लोगों को लीड करने के लिए, जिसका नाम था राजू, और उसका पूरा नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people. He could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked to the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. तो जो अल्लूरी सीताराम राजू था, वो क्लेम करता था कि उसके पास बहुत ही तरह के स्पेशल पावर्स हैं। कैसे? तो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है, और बुलेट शॉट्स को भी वो एक तरीके से सर्वाइव कर सकता है। तो राजू के प्रभाव में आकर जो रिबेल्स थे, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि ये जो व्यक्ति है ये भगवान का एक अवतार है। और राजू हमेशा बात करता था महात्मा गांधी के बारे में, और वो कहता था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, और वो लोगों से कहता था कि आप खादी पहनिए और जो ड्रिंकिंग है, इस ड्रिंकिंग चीज़ को छोड़ दीजिए। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. तो देखिए, इसी समय में इसके साथ साथ ही, यानी महात्मा गांधी की तो वो बात करता था, लेकिन इसके साथ साथ ही वो कहता था कि इंडिया को तब भी आज़ाद कराया जा सकता है जब हम ताकत का यूज़ करें। नॉन वायलेंस का यूज़ करके हम इंडिया को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। जो गुदेम रिबेल्स थे, यानी उस रीजन के जो रिबेल्स थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या करनी शुरू कर दी, और गुरिल्ला वारफेयर को एक तरीके से गुरिल्ला वारफेयर की शुरुआत की ताकि स्वराज को अचीव किया जा सके। राजू को कैप्चर कर दिया गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। इस तरीके से राजू की एक तरीके से उसका एंड हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.3। टॉपिक नंबर 2.3, स्वराज इन द प्लांटेशंस।
worker to had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant rethinking a link with the villages from which they had come. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इनफैक्ट दे वे आर रेयरली गिवन सच परमिशन। तो देखिए वर्कर्स जो थे, आसाम के वर्कर्स जो कि प्लांटेशन इलाकों में काम करते थे, उन्हें भी एक तरीके से महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी समझ में आ रही थी, उनका जो स्वराज की बात थी वो भी समझ में आ रहा था। फॉर जो प्लांटेशन वर्कर था उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये था कि वो जब चाहे उस इलाके में आ सके, यानी प्लांटेशन इलाके में आ सके और जब चाहे वहाँ से जा सके, जहाँ पर उन्हें एक तरीके से कैद करके रखा गया था। और उनके लिए एक तरीके से ये आज़ादी ये था कि वो अपने गांव से जुड़ सके जहां से वो आए हुए हैं। और जो इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 बनाया गया था, उसके अनुसार जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको इस परमिशन नहीं था कि वो टी गार्डन्स छोड़कर जाएं बिना किसी के परमिशन के, और उन्हें रेयरली ही शायद ही कभी ऐसा परमिशन मिलता था कि वो टी गार्डन छोड़कर जा सकते हैं और कहीं जाकर रह सकते हैं। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway or steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. तो देखिए, जब उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, हजारों की संख्या में वर्कर्स ने अथॉरिटीज़ को मना कर दिया और प्लांटेशन इलाकों को छोड़ दिया और घर की ओर चले गए। उनका बिलीव था कि अब गांधी राज आ रहा है और अब किसी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को उनके गाँव में ही ज़मीन दी जाएगी। तो लेकिन ऐसा बात था कि वो जब वहाँ से छोड़कर निकले तो वो कभी भी अपने घर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनको रास्ते में ही कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा, उनको बुरी तरह से पीटा भी गया। इसके बाद द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधीजी's नेम एंड रैलीड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to the that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limit of their immediate locality. तो देखिए, ये जो मूवमेंट्स के विजन्स थे जिसकी हमने बात की, चाहे वो असम की हम बात करें या फिर आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स की बात करें, वहाँ पर जो ये जो विजन्स थे या फिर ये जो तौर तरीके थे रिवोल्ट के, रिबेल के, वो कांग्रेस द्वारा डिफाइन नहीं किए गए थे, कांग्रेस के प्रोग्राम के हिस्सा नहीं थे। तो स्वराज वर्ड था, उस वर्ड को लोकल लोगों ने अपने टर्म्स में एक तरीके से इंटरप्रेट किया था, उसका मीनिंग निकाला था, उसका मतलब निकाला था। और लोगों का ये मानना था कि जो सफरिंग है, लोगों को जो प्रताड़ना हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो जल्द ही ख़त्म होगी। और जो ट्राइबल्स लोग थे जो कि गांधी जी का नाम ले रहे थे और स्लोगन ला रहे थे, स्वतंत्र भारत की स्लोगन गा रहे थे, तो वो भी एक तरीके से इमोशनली ऑल इंडिया एजिटेशन के साथ जुड़ रहे थे, यानी ऑल इंडिया स्तर पर जो एक तरीके से विरोध हो रहा था उसके साथ जुड़ रहे थे। तो वो जब भी महात्मा गांधी के नाम पर एक्ट करते थे, रिएक्ट करते थे और कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़ते थे, तो वो एक तरीके से ऐसे मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे या फिर उसको मान्यता दे रहे थे जो कि उनके लोकल इमीडिएट लिमिट से बाहर था। यानी मैं अगर किसी रीजन का निवासी हूँ तो मैं यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को छोड़कर पूरे इंडिया लेवल पर बात कर रहा हूँ कि इंडिया लेवल पर ये चीज़ कैसे हुआ। मेरा मतलब है कि पूरे इंडिया लेवल पर जो मूवमेंट हो रहा है उसकी मैं सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बात कर रहा कि मुझे इस रीजन को आज़ाद कराना है या फिर मुझे कोई तकलीफ हो रही है तो मैं सिर्फ अपने तकलीफ को दूर करूँगा, नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी का अगर मैं नाम ले रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा हूँ और इस पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम ले रहा हूँ, तो मेरा सपोर्ट अब पूरे इंडिया लेवल पर है। मेरा सपोर्ट अब सिर्फ अपने लोकल इमीडिएट लेवल पर नहीं है। तो देखिए, यहाँ इसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 3 टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।